ओके। ओके, शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स हम देख रहे थे कि जो सामान्य सिद्धांत हैं भाषा के, कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहला आपका होता है स्वाभाविकता का सिद्धांत, कि जो भाषा जो सीखने की प्रक्रिया होती है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक, अब नेचुरल प्रोसेस कैसे है? जैसे हमने बात की कि मैंने किसी बच्चे को, अब बच्चे की लर्निंग शुरू से शुरू होती है, जैसे कि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, 0 से लेकर 2, फिर उसके बाद जो है, हाँ, 3 से 7, फिर उसके बाद जो है 8 से 12, 13 से फिर आगे तक। तो अलग अलग स्टेजेस में बांटा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो है बच्चा शुरू में 0 से लेकर 2 तक वो जो सीखता है ना, वो एक तरह से अनुकरण करके सीखता है, आपको फॉलो करता है बच्चा। फॉलो करना, अनुकरण करना यानी कि फॉलो करना, कि आप जैसा बोलोगे बच्चा वैसा बोलेगा। कि अगर आप, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चा बातें कर रहा है, तो आप उसकी जो लैंग्वेज है ना, बहुत छोटा बच्चा है, उसकी लैंग्वेज सुनकर ही आप उसका एटमॉस्फेयर, जो उसका फैमिली एटमॉस्फेयर है, वो बता सकते हो कि जो ये बच्चा जो है किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ठीक, तो अब ये प्राकृतिक क्रम होता है कि बच्चा, अब ये किस क्रम में चलता है? सुनना, सबसे पहले बच्चा सुनता है। ठीक है, जो ऐसा वो सुनता है, फिर उसको वो रिपीट करता है, वो बोलता है। तो पहले पहली चीज जो आएगी वो आएगी सुनने से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेप सुनना होता है। ठीक है, अगर अगर आप सही बोल रहे हो ना, अगर उसने सही सुना है तो वो सही ही बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है, मैं बोल, चलो मैंने बड़ी स्पीड से मैं बाजार जा रही हूँ, आप तो बड़ी हो, ठीक है, मैंने बोला मैं बाजार जा रही हूँ, आपने क्या सुना? आप रिपीट करो अभी से। मैं अच्छा, इसने सुना मैं बाजार जा रही हूँ, जा रही हूँ, लेकिन मैंने रही तो बोला ही नहीं था। मैंने बोलता मैं बाजार जा रही हूँ, जा रही हूँ, है ना? तो मैंने ये शब्द गलत बोला, रही हूँ। ठीक है, लेकिन जो छोटा बच्चा होगा वो यही बोलेगा मैं। हालांकि जब भी आप हिंदी भाषा में आप देखोगे, बाजार शब्द अशुद्ध शब्द है। बाजार होता है, बाजार नहीं होता, है ना? तो यहां पर बच्चे ने गलत सुना तो वो गलत ही बोलेगा, ये लिंक होता है। सुनना और बोलना आपस में लिंक है। अगर मैं गलत बोलूंगी तो बच्चा गलत अनुकरण करेगा और गलत बोले, गलत सुनेगा। फिर वो जब उस चीज को रिपीट करेगा तो गलत ही रिपीट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा छोटा है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग उसके सामने एकदम सही शब्द का उच्चारण करें, प्रोनाउंस जो हम वर्ड्स कर रहे हैं उसको एकदम करेक्ट प्रोनाउंस करें। मतलब कोई जैसे सामने वाला सही बोलेगा तो बच्चा भी बिल्कुल सही बोलेगा, बिल्कुल सही बोलेगा। मतलब अगर आप किसी कोई शब्द बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं तो वो सही सिखाएं। ठीक है, और दूसरी चीज, यहाँ तो शब्दों की बात है, जो पूरी भाषा ही है, भाषा की जो आपकी लैंग्वेज का जो प्रोसेस है सीखने का। तो अब जैसे ये तो शब्दों की बात हुई, एक एक शब्द बात कर रहे हैं, लेकिन जब भाषा घर में बोली जा रही है वो किस लहजे में बोली जा रही है? बच्चा जो है वो क्या सुन रहा है? जैसे वो शब्द सुन रहा है वैसा ही वो शब्द सीख रहा है, और वो सुनकर सीख रहा है। सुनकर सीखना पहला है, फिर वो बोलेगा उस शब्द को, पहले वो सुनेगा फिर वो बोलेगा। अब सुनना और बोलना हो गया, सुनना बोलना हो गया। 3 साल तक बच्चे ने सुन लिया और बोल लिया, अब उसकी डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द जो है वो ऐड हो गए। अब बच्चा स्कूल जाता है, अब बच्चा स्कूल जाता है, उसके हाथ में नई किताबें होती हैं, सब चीजें होती हैं, अब वहां पर ऐड होते हैं उसकी डिक्शनरी में और भी बहुत सारे शब्द जो उसकी किताबों में लिखे हैं। कि यहां से शुरू होता है पढ़ने और लिखने का प्रोसेस। ठीक है, अब अगर बच्चा सही पढ़ेगा तो वो सही लिखेगा भी, अगर पढ़ाई गलत है तो गलत लिखेगा। मैंने यहाँ पर, कई लोग क्या करते हैं, एक बार नजर मारा, ठीक है, फिर बोल बोल कर लिखना शुरू कर देते हैं,
मतलब हम जैसे आपने बताया कि मतलब जो बच्चा है वो मतलब सुन रहा है फिर बोल रहा है, तो हम मतलब अपने एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं ना कि मतलब जो मतलब बच्चे जैसे सुन रहा है मतलब उसके सामने मतलब बिल्कुल क्लियर वर्ड्स वगैरह बोलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट्स डालते हैं, यही तो चीज, यही तो प्रोसेस है पूरा। जो नेचुरल प्रोसेस है वो यही है। पहले सुनना फिर बोलना, पहले वो सही सुनेगा। ठीक है, अगर वो गलत सुनेगा तो गलत बोलेगा। मैंने बाजार बोला तो बाजार ही बोलेगा, वो बाजार नहीं बोलेगा। तो बार बार उसके सामने बोलूंगी ना बाजार बाजार बाजार, तो उसे करेक्ट करेगा। मैं बोलूंगी जैसे हिंदी भाषा में मेरे को कोई शब्द नहीं होता, मेरे को भाषा में कोई शब्द है ही नहीं। मुझे शब्द करेक्ट है कि मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं मेरे को करूंगी तो बच्चों की भाषा में आ जाता है मेरे को, तेरे को, हमारे को। जबकि ये शब्द हमारी भाषा में है ही नहीं, ये तो हमने खुद जनरेट किए हैं ना। हमें सही शब्द है, मुझे सही शब्द है, तुम्हें सही शब्द है। तो मुझे, तुम्हें, हमें, उसे, ये सही शब्द है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी डिपेंड करती हैं कि आप उसके सामने कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो वही है कि सुनना पहला स्टेप आता है, जो नेचुरल प्रोसेस है। अगला आता है बोलना। सुनना बोलना इंटरलिंक्ड है। गलत बोलोगे ना अगर आप, तो वो गलत सुनेगा, फिर वो गलत बोलेगा। ठीक है, फिर आता है पढ़ना, और फिर आता है लिखना। फाइनल लास्ट में आएगा वो लिखना है। इसी से आप चार कौशल विकसित हुए हैं, जिसे आप स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सुनना क्या होता है, लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, बोलना क्या होता है, स्पीकिंग स्किल्स। पढ़ना क्या होता है, रीडिंग स्किल्स। ठीक है, लिखना क्या होता है, राइटिंग, जिसे शॉर्ट में LSRW। ठीक है, ये आपकी चार स्किल्स हैं, आपकी चार कौशल हैं। और इन्हीं चारों को हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू जो है, जैसे ASL एक्टिविटीज होती हैं आपके स्कूल के अंदर, ऑडियो विजुअल जो एक्टिविटीज होती हैं, कि बच्चे को जो है 10th में 11th में भी, ये जो ASL एक्टिविटीज हैं जो बोर्ड में भी आती हैं, बच्चे को एक ऑडियो सुनाई गई। ठीक है, ऑडियो सुनी, एक स्टोरी ऑडियो के थ्रू सुनाई गई, अब बच्चा उसे सुनेगा। फिर उसके बाद टीचर उससे क्वेश्चन पूछेगी, फिर बच्चा उसे बोलेगा। फिर उसको एक वर्कशीट दी गई, उस क्वेश्चन उससे रिलेटेड, फिर बच्चा उसके आंसर देगा। यानी चारों स्किल्स उसके उसमें जज हो गए, कि उसने सुना भी उसको ऑडियो को, फिर उसने क्वेश्चन भी किया, फिर उसने वर्कशीट जो उसने दी टीचर ने उसको, उसने पढ़ा भी, फिर उसके जो टेस्ट में जो उसने उसके आंसर्स को लिखा भी। यानी पूरे के पूरी चारों स्किल्स उसने उसकी जज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके मार्क्स लगा दिए। ठीक, तो ये आपकी जो है नेचुरल प्रोसेस है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर आपका इंटरेस्ट है भाषा को सीखने में, जितना ज्यादा इंटरेस्ट है उतनी जल्दी आप उस भाषा को सीखेंगे। अगर सपोज मुझे हिंदी बोलना अगर अच्छा लगता है, तो मैं अपनी भाषा में अच्छे से अच्छे हिंदी शब्दों का प्रयोग करूंगी। ठीक है, अपनी भाषा में स्लोगन्स का प्रयोग करूंगी कि नहीं ये मेरी भाषा है। लेकिन मुझे इंग्लिश बोलना अगर अच्छा लगता है, तो मैं नई नई बुक्स लेकर आकर पढ़ूंगी, मैं नए नए स्लोगन्स यूज करूंगी अपनी भाषा में, है ना। मैं अपनी डिक्शनरी को और ज्यादा मतलब और ज्यादा एनहांस करूंगी, कि मुझे बोलते समय और बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द जो है वो यूज करने हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए मेरी भाषा में। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज्यादा आपका किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट होगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी नीड भी हो सकती है। देखो, अगर नीड होगी तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। आपको फ्रेंच सीखनी है, आपको पता है कि मुझे बाहर जाना है और मुझे फ्रेंच सीखनी है, तो आप किसी एम्बेसी में जाओगे, कहीं पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस लोगे, तो आप फ्रेंच सीखोगे। फ्रेंच सीखोगे, फिर उससे रिलेटेड बुक्स भी पढ़ोगे। अब उस जब तक देखो भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज का प्रयोग अपनी भाषा में नहीं कर सकते, तब तक आप उसे नहीं सीख सकते। चाहे आप इंग्लिश कितनी ही किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उसे बोलोगे नहीं, क्योंकि चारों स्किल्स को हमने ऐड करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तभी आप किसी भाषा को सीख सकते हो। खाली पढ़ने से, खाली लिखने से नहीं सीख सकते। आपको बोलना भी जरूरी है, तभी आप सीखोगे, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। जितना इंग्लिश जितनी ज्यादा आप बोलोगे, उतना ज्यादा किसी के भी सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है, जितना ज्यादा आप उसको इंटरेस्ट होगा, उतना जल्दी आप उस भाषा को सीख जाओगे। मैम जैसे आपने जो पॉइंट बताया जैसे टीचर्स
इंगेजिंग मेथड्स मतलब टीचर्स मतलब बच्चों को इंगेजिंग मेथड आप देखो कि अब इंटरेस्ट अब डेवलप कैसे होगा, ये है कौन कौन से मेथड्स अब आप यूज करते हो। जैसे आपने बोला जी आप स्कूल के अंदर पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन आपने बताया मुझे ये कंटेंट पढ़ाना है, ठीक है, आप इस कंटेंट को पढ़ा, पहले जो इंटरव्यू आपका अगर ले रहा होगा तो वो ये पूछेगा मैडम ये क्लास का बच्चा है आपका, आजकल जो पढ़ा रहे हैं आप लोग सभी अब फ्यूचर के टीचर हैं, तो किसी भी क्लास में आप जाओगे तो खाली आप ब्ला 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 ये आप खाली वर्बली नहीं पढ़ा सकते आप बच्चों को। आज के टाइम में ये डिमांड होती है क्या क्या आप एक्टिविटी पर करा रहे हो, कैसे आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या किन किन टीचिंग एड्स का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप जब लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान के अंदर टीचिंग एड्स आता है ना, टीचिंग एड्स में आजकल वो मांगता है ऑडियो विजुअल एड्स जरूर होनी चाहिए कि बच्चा सुनकर और देखकर तो सबसे ज्यादा सीखता है ना। तो वही है कि आप कैसे आप कविताएं सुना सकते हो बच्चों को, जब आप जैसे अब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको लैंग्वेज करना है, लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आ सकती है, कविताएं आ सकती हैं, कहानियां आ सकती हैं, खेल आ सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे आप छोटी छोटी गेम्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो बच्चों के लिए। कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, अगर आपने कोई कविता पढ़ाई है तो कविता को बच्चों को आप कोरस में बुलवाओ, ठीक है, आप जो है उस कविता को आप पीछे म्यूजिक लगाकर, यूट्यूब पर भी बहुत सारी और पोएम्स होती हैं उनसे आप दिखा सकते हो, स्टोरीज अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो स्टोरी की आप कोई लिंक निकाल सकते हो, नहीं तो लिंक नहीं दिखा, बच्चों को उस अंदर से करेक्टर्स निकाल लो, उनकी क्लास से अलग अलग करेक्टर्स निकाल के एकदम कर सकते स्टोरी इनैक्टमेंट, यस। करेक्टर्स की नीड से लिए तो हम क्लास में प्ले या फिर ड्रामा वो परफॉर्मेंस, क्योंकि आजकल क्लासेस में वो होता है ना कि मतलब टीचर कोई भी एक टॉपिक दे देती है, हाँ हाँ फिर उस पे स्टोरी के लिए फिर अपने करेक्टर्स चूज करते हैं और मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं, तो हम इसके थ्रू भी मतलब इंटरेस्ट ला सकते हैं बच्चों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि देखो बच्चे का इंटरेस्ट तब आता है जब वो बच्चा खुद करता है कोई भी चीज है। अब जैसे आप बोल रहे हो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो मुझे समझ आ रहा है कि आप समझ रहे हो, लेकिन जहाँ बच्चा बिल्कुल साइलेंट मोड पर होता है तो दो चीजें होती हैं, या तो उसे सब कुछ समझ आ रहा है या उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम लोग का ये माने ये साइलेंट है भाई समझ आ रहा है ना तो मैं तो बाद में ये होता है कि समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये होता है। एग्जाम्पल्स में ये सारे पॉइंट्स ऐड करते हैं उसको लेंथी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से हम पॉइंट्स अब जब आप लिखोगे इसको, तो सिद्धांत आते हैं भाषा के, जब आप लिखते हो तो आप ये पॉइंटर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आ गया लैंग्वेज का, तो मैं उसको लैंग्वेज का एक्सप्लेन करेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स में फॉर्म्स। हाँ, अगर उसमें जैसे सपोज सीधा पूछ ले कि भाषा की विशेषताएं लिखो, तो सबसे पहले आप शुरू करोगे भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, आपने डेफिनेशन दे दी, साथ साथ किसी साइकोलॉजिस्ट अलग अलग दिए हुए हैं, आप किसी एक की कुछ याद कर लो, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। वैसे तो कई बच्चे तो ऐसा करते हैं क्योंकि एग्जामिनर को भी नहीं याद होता, किसी अपने आप भी थोड़े स्मार्ट होते हैं कि थोड़ा भी टच करते हैं तो उससे उससे रिलेटेड किसी नाम लिखा कि भाई ऐसा इसने बोला है, तो ऐसा एक सिद्धांत कोई लिख दिया है भाषा परिभाषा बना के, हाँ, कि लिंक होना चाहिए कहीं ना कहीं से ना। फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं थोड़ा सा बता के, मतलब एक आपने इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर विशेष डायरेक्ट ये नहीं कि पॉइंटर्स विशेषताओं को लिखने शुरू, नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, फिर विशेषताएं आएंगी, फिर निष्कर्ष कंक्लूजन भी होता है। हाँ, तीन चीजें होती हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने, पहले इंट्रोडक्शन, फिर पूरा आपका कंटेंट आएगा, फिर कंक्लूजन होता है, यानी कि पहले भूमिका, फिर आपका जो है विषय विस्तार होता है और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत में भी ऐसे ही है, अगर आपके भाषा के सिद्धांत पूछ दिए गए तो पहले भूमिका, भाषा किसे कहते हैं तो रट लो, लिखना ही लिखना है, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर है ही यही है, आपकी लैंग्वेज के अंदर की लैंग्वेज होती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, भाषा के सिद्धांत क्या है और विधियां क्या है, उसके मेथड कैसे, मतलब कैसे हम पढ़ाते हैं किसी भाषा को ना। चलो फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि हम कैसे सीख, बच्चों में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे। आप भाषा से संबंधित कविताएं पढ़ा सकते हो, ठीक है, कहानी पढ़ा सकते हो, आप खुद बच्चों को उठा के उससे स्टोरी इनैक्टमेंट करा सकते हो, यहाँ पर बच्चों को बुलाओ, उठाओ, स्टोरी को बच्चे ही मतलब एक अभिनय करें, तो ताकि सामने वाले बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं,
और सामने जो बच्चा होगा उसमें मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको यहाँ पर बच्चा वो बोल रहा है यहाँ खड़ा होके, भाई इनैक्टमेंट कर रहा है, नाटक कर रहा है उस चीज के ऊपर, है ना। फिर खेल अलग अलग हम डेवलप कर सकते हैं, भाषा प्ले कार्ड बना सकते हैं बच्चों के लिए। अगर आप क से कबूतर भी पढ़ा रहे हो, ख से खरगोश पढ़ा रहे हो, तो उसको दिखा के प्ले कार्ड बना लो भी। ये देखो, हर बच्चों में बांट दो, बड़े सारे प्ले कार्ड बांट दो, बोलो जिसके हाथ में जो प्ले कार्ड आया है उससे रिलेटेड चार चार शब्द लिखो, वो चार चार शब्द लिख देगा। फिर आप फटाफट रैंडमली बुलाओ, अच्छा छह वाला बच्चा वो आए, फिर दिखाओ अपना प्ले कार्ड कौन सा है, फिर अपने वर्ड्स दिखाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से गेम्स जो है वो बच्चों को खिला सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत। ये तो देखो बहुत ही जनरल है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करो किसी भी लैंग्वेज को, आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आप उसे सीखोगे, जितना ज्यादा आप उसके अंदर घुसोगे। देखो जब हम पढ़ते हैं, एक सीधी सी बात है, जब हम पढ़ते हैं तब हम उस चीज को इतना ज्यादा नहीं सीखते, जब हम उसे अपने में उतारते हैं और जब हम उसे पढ़ाते हैं तब हम उसे और ज्यादा सीखते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को जो है सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको अपने अंदर उतारना होता है और उसका बार बार अभ्यास करना होता है। कोशिश करो कि लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो उसके वर्ड्स आपकी भाषा के अंदर आ जाए। और दूसरी चीज ये कि यहाँ खाली टीचिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ लर्निंग की भी बात हो रही है। हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि बच्चे कैसे भाषा सीखेंगे। तो हमने जितना मैक्सिमम बच्चों को अभ्यास कराना है, अगर हमने नाउन्स पढ़ाने हैं, हमने प्रोनाउंस पढ़ाने हैं, हमने ग्रामर पढ़ाना है, तो हम बार बार एक प्रकार से कि अब ये सोचे। जैसे अगर छोटी क्लासेस है हम लोग नाउन एडजेक्टिव मैम एडवर्ब, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। सबकी साइड से हो रही है या फिर आराधना की साइड से हो रही है? अभी ठीक है मैम। अभी व्हेन यू टॉकिंग ना देन इट्स फाइन। अच्छा अब ठीक है। हाँ जी। ओके 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 आराधना, ओके। तो अब यही, जितनी ज्यादा बच्चों को हम प्रैक्टिस कराएंगे लैंग्वेज से रिलेटेड, प्रैक्टिस के लिए हम वर्कशीट, हम उसके स्मार्ट बोर्ड और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही बच्चा जो है परफेक्शन में आएगा। फिर जीवन से जो, मैम इन यस, सॉरी मैम, इन सब प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग रियल लाइफ अपने मतलब जो वी आर एक्सपीरियंसिंग वो एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो प्रिंसिपल्स के साथ देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का अच्छा तरीका ये है कि आप ना पॉइंटर्स को, जो प्रिंसिपल्स को आपने याद कर लिया, फिर उसके बाद जब उसे एक्सप्लेन करोगे तो अपने एग्जाम्पल्स देखो। आप तो टीचर हैं तो आपके पास इर्द गिर्द बच्चों के बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे कि इस तरह से हम इस एक्टिविटी के थ्रू हम सिखा सकते हैं बच्चों को, ये हम गतिविधि क्लास में करा सकते हैं, ये गेम्स हम बच्चे को खिला सकते हैं, ऐसे हम बच्चे के अंदर ये वैल्यूज इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग यूज कर सकते हो, आप अपना और हाईलाइट भी कर सकते हो। एग्जामिनर को ये भी लगेगा कि इसने तो जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीवन से जोड़ने का सिद्धांत की वही है कि बच्चे को जो है हम लोगों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रखना है, ठीक है। कि मैंने अगर उसे नाउन पढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल, अब देखो बच्चे को ना इंग्लिश या लो या हिंदी लो, मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि देखती हूँ अगर बच्चों को नाउन प्रोनाउन वर्ब्स, एडवर्ब एडजेक्टिव, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये हम बचपन से रटवाना शुरू करते हैं बच्चों को। और फिर 10th में बच्चे आते हैं, 10th में भी बच्चों को नहीं होता कि संख्या क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। तो बहुत दूर की बात है। अगर डीएसएसबी की तैयारी के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी अगर बच्चे आएंगे उन्हें विशेषण के भेद नहीं पता होंगे। क्यों नहीं पता होते? क्योंकि हम अपने साथ कनेक्ट नहीं करते हैं उनको। हम सिर्फ परिभाषाओं तक रट के पेपर देने तक ही सोचते हैं किसी भाषा के बारे में। और एज अ टीचर हमको ऐसा बनना है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, मेरी जिम्मेदारी है कि अगली क्लास में जाए तो उससे ये टॉपिक रटे हुए होने चाहिए। अब वो कैसे होगा? अगर मैंने सपोज आपको नाउन पढ़ाना है, ठीक है, बस सिंपल सा उदाहरण ले रही हूँ और बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैं यूज कर चुकी हूँ। मैं एक तो देखो संज्ञा किसे कहते हैं कि नाउन क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। अब ये बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है,
रिकॉल कर, मैम ने क्या बोल दिया भाई, ये तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम, पहले बेचारा उसमें ही खो जाएगा, व्यक्ति में वस्तु में स्थान, मैम ने क्या क्या। लेकिन अगर मैं बोलूंगी यार इतना सिंपल है, अच्छा बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया, वो मैंने पूछा उससे नाउन क्या होता है, व्हाट इज संज्ञा, संज्ञा नाउन क्या होता है, नहीं पता। फिर मैंने उसे खड़ा किया, खड़ा किया, मैंने उसका बैग खोला, बैग खोलकर फिर मैंने चीजें निकालना शुरू किया। तो एक बच्चे को बोर्ड पर खड़ा कर दिया, मैंने पूछा उसके बैग से पहले क्या निकला, ज्योमेट्री बॉक्स। तो उसने बोला, मैंने क्लास में पूछा ये क्या है, बच्चे को बोला लिखो, तो उसने बोला ज्योमेट्री बॉक्स, ओके। दूसरी नोटबुक निकली, ये क्या है, उसने बोला नोटबुक लिखो। लंच बॉक्स, लंच बॉक्स लिखो। बैग लिखो, बॉटल लिखो, पेन पेंसिल जो भी इसकी ज्योमेट्री बॉक्स में था वो लिखो। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट बन गई। फिर मैंने बोला तुम इतने सारे नाउन्स, इतने सारी संज्ञाएं तो अपने साथ लेकर घूमते हो, और पता है तुम भी एक संज्ञा हो। वो कहता है वो कैसे, आपका नाम क्या है, जी अच्छा मेरा नाम जो अंकुश है, अंकुश लिख दिया, ठीक है। आप तो एक लड़के हो, लड़का लिख दिया, ठीक। तो आपके हाथ हैं, पैर हैं, वो सब चीजें लिख दिया, नाम लिख दिया। फिर उसके बाद एक चीज क्लियर करो, देखो हम हमेशा एक और नियम काम करता है, भाषा का एक और सिद्धांत है, सरल से जटिल की ओर। सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड। किस हमेशा पहले सरल से शुरुआत करो, इजी टू डिफिकल्ट, कि पहले हमेशा आसान से शुरुआत करके फिर हम डिफिकल्ट पर मूव करें। डायरेक्ट परिभाषा नहीं पढ़ानी होती, डायरेक्ट हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ानी होती, पहले बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी होती है। हमने यहाँ पर जो है लिस्ट बना दी बच्चों की के नाम की, फिर उसके बाद यहाँ आगे खड़ा किया, पता है तुम खुद ही एक संज्ञा हो, ठीक है। और संज्ञा, फिर मैंने बताया संज्ञा का मतलब, नाउन का मतलब ये होता है नेम, संज्ञा का मतलब होता है नाम। खाली एक शब्द दे दो उसे, संज्ञा मतलब नाम। और इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं, जो भी कुछ है, मैं हूं, तुम हो, आप हो, कुछ भी है, ये ग्लास है, ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये टीवी है, दीवार है, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ भी जिसको भी हम किसी नाम से जानते हैं, नाम जहां आ गया ना किसी का, इसका मतलब वो संज्ञा है। बस हमने उसको डिवाइड अलग अलग किया हुआ है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, इतना मैंने वो कॉन्सेप्ट बता दे, वो जिंदगी में नहीं भूलेगा संज्ञा मतलब नाम। वो जो विज्ञान विद्वानों ने बनाया, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु भाव समूह पता नहीं क्या क्या, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सिर्फ एक छोटा बच्चे को हम इतना नहीं ला दे सकते, वो बच्चा बहुत छोटा है, उसके दिमाग में हमने वो कंसेप्ट डालना है, उसके वास्तविक जीवन से हमने अपने कंटेंट को रिलेट करना है। तो उसको यहाँ आकर उसकी चीजों से आप समझाओ कि ये चीजें आपके पास है, सब तो संज्ञा है। देखो पूरी कक्षा संज्ञा, क्लास जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है ना, कितने सारे बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स भी सब संज्ञा है, मैं भी संज्ञा, आप भी संज्ञा, सब तो संज्ञा है। एक बड़ी अच्छी पहेली भी है इसका इसका इसके ऊपर, मुझे याद नहीं आ रही, संज्ञा के ऊपर। तो बहुत मतलब इतना एनहांस किया हुआ है ना इस चीज को, सिर्फ बच्चे के दिमाग में वो चीज कैसे घुस जाए, फिर वो बच्चा जिंदगी में नहीं भूलेगा संज्ञा होता क्या है। thinking with life, मतलब उसकी लाइफ से रिलेट करो ना, जीवन से जोड़ने की कोशिश करो। सिर्फ किताब में जो परिभाषाएं लिखी है वहां तक हमें नहीं जाना है, हमने उनको लिंक करना है ना, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद द लाइफ, जो रियल लाइफ, जितना आप उसको लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज उसकी रियल लाइफ है ही, है ना, जितना आप उसे उसकी लाइफ से लिंक करोगे उतना जल्दी वो बच्चा सीखेगा। उसको रिलेट करके बताओ, क्योंकि लैंग्वेज वो बोल रहा है, हिंदी और इंग्लिश वो बोल रहा है, बस उसे ये नहीं पता, बस उसको ये नहीं पता इसके नियम क्या है, तो हम नियम सिखा रहे हैं उसको। क्लियर है, यस और नो? यस। ओके। तो जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी, सक्रियता का सिद्धांत, ये किस तरह की एक्टिविटीज आप यहाँ पर पढ़ा सकते हो बच्चों को, क्या क्या एक्टिविटीज, आप देखो लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, इंग्लिश हिंदी, क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हो, आप खुद बताओ। अगर आपने कभी कोई एक्टिविटी, कोई अपना एक्सपीरियंस भी हम बता सकते हैं। मैं बोल, मुझे लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, अकेले एक बोलना बड़ा मुश्किल है। तो मैम, आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस। ये सर आपने। आपने जैसे लिंकिंग विद लाइफ बोला था, लिंकिंग विद एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, तो हमने ना वी वर डूइंग दिस टॉपिक ऑल अबाउट मी,
मतलब चाइल्ड को अपने बारे में, द ग्रोथ ग्रोथ प्रोसेस ऐसे। तो ऑल। हमने बच्चों से क्या किया था, वी टोल्ड देम बिकॉज अब ग्रेड केजी में दे आर लाइक 5.5 and 6 year old। तो हमने उनको बोला था अपनी लास्ट एवरी ईयर की ना अपनी एक पिक्चर लेके आना। जैसे हम्म व्हेन दे वर बोर्न तो वो बेबी पिक स्टार्टेड वॉकिंग, ऐसे जैसे जैसे माइलस्टोन कवर किया तो 6 years की वो 6 different पिक्चर्स लाए। हम्म एंड देन हम लोगों ने वो पिक्चर्स साथ में रखी सारी, फ्रॉम बेबी जैसे हायरार्की थी, ऑर्डर में रख के फिर वी आस्क द बच्चास की टेल्स अबाउट योरसेल्फ लुकिंग एट द पिक्चर्स। तो हम्म उन्होंने पूरा ग्रोथ प्रोसेस बताया कि इसमें आई एम अ बेबी, आई कांट डू एनीथिंग, अब इसमें मैंने वॉक करना शुरू कर दिया, अब मैं अपने आप खाना खा सकता हूँ इस एज में। तो इट वाज अ वेरी नाइस, बहुत अच्छा उसका ना रिजल्ट था। बच्चों ने अपने आप सारा बताया। वेरी गुड, बहुत सो अच्छी एक्टिविटी है ये तो। कि बच्चों को सिखाना है तो उन्हीं की खुद की पिक्चर्स लेकर आए वो, कि मतलब बचपन से लेकर अब तक के पेरेंट्स तो, आजकल मोबाइल का जमाना है, बच्चे पेरेंट्स बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं, प्रिंट आउट ही तो निकलवाना है और निकाल कर फिर बच्चे को बड़ा एक्साइटेड खुद भी बच्चा होता है, मैम मेरी फोटो निकलूंगी है ना। तो वो बच्चा जो है अपनी बचपन की फोटो दिखा रहा है, मैं इसमें देखो कितना छोटा हूँ, मैं क्रॉल कर रहा हूँ, अब मैंने चलना सीखा, अब मैंने बोलना सीखा, है ना, अब मैं इतने साल का हो गया, मतलब उससे रिलेटेड वो अपनी कोई मेमोरी भी शेयर कर सकता है, जब वो हो सकता है बच्चे को कुछ थोड़ी चीजें याद भी हों उस पिक्चर के बारे में। तो वेरी गुड आराधना, ये बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। और भी टीचर्स ट्राई कर सकते हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जो टीचर्स जुड़े हैं, कोई और स्कूल में अगर काम कर रहा है, किसी ने अपनी कोई एक्टिविटी कराई हो, कोई और अच्छा कुछ कराया हो, तो हम लोग सीख सकते हैं एक दूसरे से। और क्योंकि हम लोग देखो बीएड करने का ऑब्जेक्टिव तो यही है, टीचर बनना, है ना, तो आगे भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, अब यहाँ पर जितना हम बच्चों को एक्टिव रखेंगे उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। अगर सपोज यहाँ पर क्लास के अंदर मैं खाली बोलती चली जा रही हूँ और आप लोग बोल ही नहीं रहे ना, मैं सिर्फ वर्बली बोल रही हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर आंसर नहीं, बस किताब पढ़ी पढ़ाई और फिर चले गए, तो कुछ समझ नहीं आएगा किसी को जब तक कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब बच्चों के साथ अगर कैसा करना है, जिनको जबरदस्ती मुझे पढ़ाना है, तो वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो, चर्चा, जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप वाद विवाद करा सकते हो, यानी डिबेट करा सकते हो। आपने कोई भी टॉपिक दिया, दो बच्चे तय करती है, चलो जी आपस में अब आप डिबेट करो, ठीक। फिर उसके बाद आपने नाटक करा सकते हो, जैसे मैंने बोला कोई स्टोरी हम करा रहे हैं, ठीक है, स्टोरी करा रहे हैं, तो आपने जो है यहीं से करेक्टर निकाल दिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर स्टोरी एनैक्टमेंट करा दिया, नाटक हो गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होगी, जितना आप सक्रिय रहोगे उतना ज्यादा बच्चा भी उससे सीखेगा। फिर होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब क्या होता है, हर बच्चे की जो है सीखने की गति जो होती है वो अलग अलग होती है। बच्चा जो है अलग अलग गति से, अब कुछ देखो, हर तरह का बच्चा होता है क्लास के अंदर, तो हमने उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज प्लान करनी होती है। ठीक, कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक ही बच्चा बोले चले जा रहा है, बाकी बच्चे साइलेंट मोड पर हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी होती है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछें कि हर बच्चा आंसर कर पाए। ठीक है, हम ऐसी एक्टिविटी लें कि हर बच्चा कुछ ना कुछ बोल पाए। तो वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर बच्चे के हिसाब से अपनी क्लास को हमने प्लान करना हो, कि हर बच्चे को हमने लैंग्वेज सिखानी है, हर बच्चे को नियम सिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जो सिंपल भी हो, अगर जो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा वो भी सोचे, ऐसा नहीं इतने सिंपल रखने की हर कोई तुरंत जवाब दे दे, कि भाई तो एकदम लो लेवल के हिसाब से भी नहीं सोचना और एकदम हमें हाई लेवल के हिसाब से भी नहीं सोचना, राइट। अब इसके बाद ये सीक्वेंस आ गया आपका कि ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल क्या होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या होता है, सुनना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सुनना, यानी कि रिसेप्टिव मोड पर जब बच्चा होता है, जब अगर बच्चा सुन रहा है ध्यान से, यानी कि वो रिसेप्टिव है, यानी वो ग्रहण कर रहा है, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, क्या अक्षता, रुचि, हिमांशु, आप लोग रिसेप्टिव हो, सुन रहे हो मुझे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। सारे सुन रहे हो? यस यस मैम। मैम। ओके। कभी कभी यस कुछ मैम। बोल लिया करो तो पता चले कि मेरी आवाज आप तक आ रही है।
ओके मैम, ओके। ओके। तो पहला होता है कि सुनना, कि अगर बच्चा जो है सुन रहा है आपको, यानी कि वो रिसेप्टिव मोड पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बोलना। आपने उसने सुना, फिर उसके बाद जो है वो उसने जो सुना उसको वो कैसे अभिव्यक्त करेगा, यानी प्रोडक्टिव मोड आ गया अभी आपका। पहले रिसेप्टिव था, अब प्रोडक्टिव। ठीक है, यानी कि जो उसने सुना उसको उसने कैसे ग्रहण किया। फिर है रीडिंग। रीडिंग हुई, यानी कि अब जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब बच्चा पढ़ना सीख रहा है। अब जो वो पढ़ रहा है, फिर वो रिसेप्टिव मोड पर आया, पढ़कर भी वो ग्रहण कर रहा है ना। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना। अब वो उसको, अब जब लिखे जो उसने पढ़ा है अब वो उसको लिखेगा, यानी अब फिर से वो प्रोडक्टिव मोड पे आ गया। तो दो चीजें हैं, रिसेप्टिव प्रोडक्टिव, रिसेप्टिव प्रोडक्टिव। ग्रहण करना, व्यक्त करना, ग्रहण करना, व्यक्त करना। सुनना वही मौखिक, जो आपके मौखिक और लिखित कौशल नहीं थे, मौखिक और लिखित रूप जो थे, उसके अंदर मौखिक के अंदर सुनना बोलना था, लिखित में पढ़ना और लिखना आया था। करेक्ट। चलिए, क्लियर है, यस और नो? यस मैम। अनुपात और क्रम का सिद्धांत, इसमें भी वही है कि जितने भी ऊपर हम लोगों ने प्रिंसिपल जो है, जितने भी प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए हैं, सॉरी जितने भी कौशल, जितने भी स्किल्स हमने डिस्कस की हैं, कि उस उन सभी स्किल्स पर हमने काम करना है। अनुपात और क्रम में क्या होता है, उस क्रम के अनुसार। देखो, जब भी हम क्लास में, बच्चा अगर नर्सरी में जा रहा है या केजी में अगर बच्चा जा रहा है, ठीक है, नर्सरी केजी, तो पहले हम बच्चे को पहले चीजें सुनाते हैं। एक सीक्वेंस में काम होता है, आपको ये दिमाग में सेट कर लो, ये क्रम है हमारे स्किल्स का। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ये सीक्वेंस है, ये क्रम का, अनुपात और क्रम का सिद्धांत है। ये नहीं खाली हम बोलने बोलने पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा हम खाली लिखवा रहे लिखते चले जा रहे हैं, कुछ डिस्कशन नहीं हो रही। क्लास में आया, टीचर मार्कर उठाया, अब बोर्ड भर दिया, चलो जी लिख लो, हो गई क्लास, फिर आराम है, टीचर भी फ्री, बच्चे भी फ्री। ठीक है। या फिर पढ़ रहे हैं तो चलो रीडिंग करी, बच्चा, टीचर को मजे आ गए, टीचर खड़ा है, बच्चा रीडिंग कर रहा है और आराम से चलो जी, टीचर भी फ्री, बच्चे भी फ्री। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रोडक्टिव क्लास वहां होती है जब चारों स्किल्स काम करती हैं, कि बच्चा सुन भी रहा है, फिर बच्चे को बोलने का मौका भी चाहिए ताकि बच्चा अटेंटिव हो जाए, कि मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बच्चा पढ़ भी रहा है, फिर आपने कुछ ना कुछ ऐसा भी कराना है जिससे कि बच्चा रीड करे, फिर उसके बाद बच्चा लिखेगा भी उस चीज को, और फिर उसके बाद जो है सारी एक्टिविटीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही को ही कहते हैं कि अनुपात और क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस किसका होगा, ये चारों स्किल्स का सीक्वेंस, कि स्किल्स को सीक्वेंस में यूज करो। और फिर उसके बाद जो है आपको प्रोपोर्शन का भी ध्यान देना है। प्रोपोर्शन का ध्यान आप कैसे दोगे, कि आपको जो है उन सारी स्किल्स को समान रूप से डेवलप करना है। बोल रहा है बच्चा तो बोलने पर भी ध्यान देना है, अगर सुन रहा है बच्चा तो सुनने पर भी, पढ़ रहा है पढ़ने पर भी, लिख रहा है लिखने पर। तो ये सीक्वेंस में चलेगा। अगर सुन रहा है बच्चा तो रिसेप्टिव मोड पर होना चाहिए, यानी कि अगर आप बैठे चले जा रहे हो, आगे बैठा है, बैठने का मतलब आपको इतना पता होना चाहिए वो रिसेप्टिव है, यानी कि आप बोल रहे हो तो वो सुन रहा है। कि कई बच्चे होते हैं ना, कि मैं तो बोल रही हूँ, दिमाग में चल रहा होता है यार घर जाके फुटबॉल खेलनी है, पता नहीं कब क्लास खत्म होगी तो मैं घर जाऊंगा। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, अरे यार मैम का बोलना बंद करेंगी तो चलो चलो फटाफट कुछ खाना खाया जाए, कड़ी चावल बने आज तो घर पे। तो ये वाला सीन भी होता है ना। तो मतलब कि ये रिसेप्टिव मोड पर नहीं है अभी, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम खाली कान से सुन रहे हैं। तो सुनने के साथ साथ ग्रहण करने वाली चीज भी होनी चाहिए, हम रिसेप्टिव मोड पर होने, मतलब हम सुनने के लिए रिसेप्टिव, मतलब हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो आज तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। देखो, जब हम क्लास में जाते हैं, 40 बच्चों की क्लास है, तो मुझे सबको रिसेप्टिव मोड पर कैसे लेकर आना है, अब एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कि या तो मैं कुछ ऐसी, आजकल ना बड़े सारी एक्टिविटीज आती हैं छोटी छोटी, जैसे मैंने बोर्ड खोला, स्मार्ट बोर्ड पर मैंने कुछ पिक्चर्स बच्चों को स्पीड से दिखाई, कि अच्छा देखो तुम ये पिक्चर्स जानते हो कौन कौन सी हैं, कुछ ऐसा कि अपने आप से कनेक्ट करना है मैंने बच्चों को। तो उसमें उससे रिलेटेड बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, तो अच्छा वो उसको बता दिया, अच्छा ये इस पिक्चर का नाम ये, इस पिक्चर का नाम ये, इस पिक्चर का नाम ये, अच्छा इस जगह पर तुम गए हो, मतलब कुछ ऐसा कि बच्चे एकदम रेडी हो जाएं पढ़ने के लिए। मतलब तुरंत आप टॉपिक पर नहीं आ सकते,
जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लानिंग में भी बताया था, लेसन प्लानिंग के अंदर आपका होता है प्री नॉलेज टेस्ट, है ना। कि अगर लेसन प्लान बनाए होंगे, प्री नॉलेज टेस्ट होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज आप क्लास में घुसने से पहले करा सकते हो। और पता है लेसन प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर बनोगे तो हर हफ्ते आपको लेसन प्लानिंग करनी है, तो इसको अभी सीख लो। ये खाली ये नहीं कि फाइलें हमने बाजार में जाके बनवा लो। लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप खुद फाइल बनाओगे, खुद लेसन प्लानिंग सीखोगे, उतना आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने भी बनाया ना, तो कि लेसन प्लान, चाहे सरकारी स्कूल में जॉब लगे चाहे प्राइवेट में जॉब लगे, लेसन प्लानिंग बहुत जरूरी है, वो आपको आनी चाहिए। और उसके अंदर एक टॉपिक आपको, जब आप लेसन प्लानिंग करोगे ना, अलग अलग टॉपिक की, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर आपका जो है टीचिंग एड्स कौन कौन सी हैं, फिर आपका जो है जो आपका प्री नॉलेज टेस्ट, पूर्व ज्ञान जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्री नॉलेज टेस्ट कैसे लोगे आप बच्चों का, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, कितना रह गया। ये अनुकरण का सिद्धांत तो जल्दी से कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जो प्रोनाउंसिएशन, अगर मैं ही गलत बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला बाजार शब्द गलत है, मैं बाजार जा रही हूँ, तो बच्चा भी गलत ही बोलेगा जी, बाजार ही तो होता है, बाजार नहीं होता। वास्तव में शुद्ध शब्द क्या है, बाजार है। ठीक है, मैं रही बोलूंगी तो वो भी रही बोलेगा, वो रही नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं मेरे को बोलूंगी तो वो मेरे को ही बोलेगा, वो मुझे नहीं बोलेगा। तो एक शिक्षक यानी कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा जो है वो शुद्ध तब बोलेगा कि बच्चा अनुकरण आपका करता है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेट कर रहा है ना बच्चा आपको, आप टीचर हो, हर तरह से इमिटेट कर रहा है, सिर्फ भाषा नहीं, आपका चलना। छोटे बच्चे तो बहुत इमिटेशन करते हैं, चलना, बैग उठा के पर्स उठा के चल दिए, कि घर में इमिटेट करके दिखाते हैं बच्चे, मेरी ये वाली मैम तो ऐसे चलती हैं, कॉपी करते हैं। ये शीशे के आगे मतलब छोटे चुन्नी लेकर खड़े हो जाते हैं, साड़ियां साड़ियां लेके, मेरी मैम, और पर्स लेके साइड में तैयार हैं कि ये मेरी मैम ऐसा लगते हैं, फिर बिंदी लगा लेंगे, मेरी मैम ऐसी दिखती है, बाल खोल लेंगे, अच्छा मेरी मैम ऐसे दिखती है। तो बहुत ज्यादा इमिटेशन करते हैं, आप खुद की मतलब कॉपी करते हैं, साथ में आपकी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा कॉपी। अगर आप गुस्से में कुछ बोल दो तो घर में कॉपी करके दिखाइए, आज मेरी मैम ने मुझे ऐसे बोला, मम्मी कहेंगी कैसे बोला, तो प्रॉपर कॉपी करके दिखाइए ऐसे बोला, ये वर्ड्स मैम ने मेरे लिए यूज किए। तो ये सिद्धांत है आपका,